आज स्टार्ट करने वाले हैं यूथ कंपटीशन बुक का वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो पहले ही प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। जैसा आप सबने देखा है, प्रश्न को दिया गया है। प्रश्न में इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए सर्किट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट देन इट इज ए। कहने का मतलब ये है कि वह कौन सा सर्किट है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर और इंडक्टर, कि जिसमें वोल्टेज करंट के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें आप सबको दिख रहा है कि वोल्टेज करंट के समानुपाती होती है किसके अंदर, प्रतिरोध के अंदर, यानी रेसिस्टर के अंदर। अगर मैं कैपेसिटर में बात करता हूँ तो आप सबको पता है कैपेसिटर में जब हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है, क्यों समानुपाती किसके होता है, क्यों समानुपाती होता है वी के। अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में आई समानुपाती होता है किसके, फ्लक्स के, फ्लक्स फाई के। दो बातें होती हैं। अगर हम रेसिस्टर की बात करते हैं तो रेसिस्टर में वोल्टेज समानुपाती होता है किसके, करंट के। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इनपुट वोल्टेज देता हूं तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, चार्ज मिल रहा है। इनपुट में अगर मैं करंट देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है। यानी वोल्टेज को अगर मैं देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, करंट मिल रही है। अब ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। प्रश्न आता कैसे है, जैसे इस प्रश्न में यहाँ गलती करी गई है, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर को छोड़ो आप, कैपेसिटर और मैंने बात करी है, जैसे यहाँ कैपेसिटर की बात करी है और यहाँ मैंने इंडक्टर की बात करी है एल की, और यहाँ मैंने रेसिस्टर की बात करी है। तीनों ही कैसे होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर और रेसिस्टर, ये लीनियर डिवाइस है। कैसी हैं, लीनियर डिवाइस, ये है लीनियर डिवाइस। लेकिन यहाँ दिया गया अरेखीय अवयव है, अरेखीय नहीं है। ये सब कैसे हैं, लीनियर डिवाइस है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लीनियर की परिभाषा या इसकी परिभाषा क्या होती है लीनियर की, तो ध्यान से सुनना। एलिमेंट विच हैव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसके इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशन हो, रिलेशन जो होना चाहिए वो हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। कि अगर इनपुट बढ़े तो उसका आउटपुट भी बढ़े, लीनियरी रूप से। ठीक है, अगर समानुपाती रूप से इनपुट बढ़ाया जाए तो आउटपुट भी उसका कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ जैसे मैं वोल्टेज लगाता हूँ कैपेसिटर के अंदर तो हमारा चार्ज भी बढ़ता है, करंट को बढ़ाता हूँ तो फ्लक्स भी बढ़ता है, वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो करंट भी बढ़ती है। तो ये होते कैसे, लीनियरली। ये कैसे होते हैं, लीनियरली। यहाँ भी कैसे है, लीनियर, यानी रेसिस्टर, मेरे पास इंडक्टर और कैपेसिटर सब कैसे होते हैं, ये लीनियरली होते हैं। यहाँ अरेखीय दिया है, गलत दिया गया है। ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है, तो आप बताओगे ट्रांसफार्मर इज ए पैसिव डिवाइस है। कैसी है, पैसिव डिवाइस है। तो पहला प्रश्न समझ में आ रहा है कि वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है किसमें, प्रतिरोध में। किसमें होता है, प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टर के अंदर। सेकंड प्रश्न की बात करेंगे। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं, उन्हें छोड़ देंगे, बाकी जो प्रश्न काम के हैं वो हम करते चलेंगे। सेकंड प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पैसिव डिवाइस का एक समूह है। हमें वो बताना है जो पैसिव डिवाइस है, जो ऊर्जा का हम कह सकते हैं जो ऊर्जा को कंज्यूम करता है, जो ऊर्जा को खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिवाइस। जो ऊर्जा को डिलीवर करता है, जो ऊर्जा को देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डिवाइस। या एक सिग्नल को एक लेवल से दूसरे लेवल पर बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव डिवाइस। जैसे डायोड एक्टिव डिवाइस में आता है, याद रखना। कैपेसिटर ये एक्टिव नहीं है, कैपेसिटर एक्टिव नहीं है, प्रेरक एक्टिव नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक एक्टिव डिवाइस होती है। कैसी होती है, एक एक्टिव डिवाइस, याद रखना है। प्रतिरोध रेसिस्टर कैसा होता है, आप बताओगे ये पैसिव डिवाइस है। कैपेसिटर है, कैसा है, पैसिव डिवाइस है। प्रेरक पैसिव डिवाइस है। लेकिन ट्रांजिस्टर आ गया तो आप बताओगे कैसी डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है। लेकिन हमें क्या बताना है, केवल पैसिव डिवाइसों का समूह बताना है। ट्रांसफार्मर मैंने अभी आपको बताया कैसी डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है। रेसिस्टर कैसी डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है। कैपेसिटर भी एक पैसिव डिवाइस है और प्रेरक भी एक कैसी है, पैसिव डिवाइस है। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर, कैपेसिटर और प्रेरक सब कैसी डिवाइस है, ये पैसिव डिवाइस है। नीचे देखते हैं, रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, प्रेरक है, लेकिन साथ क्या दे रखा है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी एफईटी दी गई है। अगर एफईटी दी गई है तो आप बताओगे ये कैसी डिवाइस, एक एक्टिव डिवाइस है, क्योंकि ये एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलते हैं, सिग्नल को घटाते या बढ़ाते हैं, इसलिए कैसे डिवाइस होते हैं, एक्टिव डिवाइस। ठीक है, थर्ड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा इनक्लोज्ड धारा के बराबर है, यह कथन किस नियम से संबंधित है।
ठीक है, प्रश्न दिया गया द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू करंट इंक्लोज्ड बाय पाथ। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच लॉ। कौन सा लॉ ये बताता है, कौन सा लॉ ये बताता है, ध्यान से सुनना। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का समाकलन पथ द्वारा इंक्लोज धारा, जो एक पथ है उसके अंदर जो करंट है के बराबर है। यानी चुंबक क्षेत्र तीव्रता का समाकलन अगर हम करेंगे, यानी अगर हम समाकलन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता HDL अगर हम करते हैं तो ये बराबर किसके होती है, करंट के होती है, इनक्लोज करंट के। ये नियम है किसका, तो आप बताओगे ये नियम किसका है। आपने दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कूलॉम के नियम के द्वारा, गॉस के नियम के द्वारा, एम्पीयर लॉ के द्वारा या लेंज के नियम के द्वारा। तो आप बताओगे एम्पीयर नियम के द्वारा बताया जाता है, एम्पीयर लॉ के द्वारा बताया जाता है किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन समाकलन उस पथ में धारा के बराबर होता है। उस पथ में जो करंट है, उस सर्किट में जो करंट है उसके क्या होता है, बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ दिया गया है ना। जैसे आप सब जानते हैं कि हम कह सकते हैं B बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच। यानी अगर म्यू को कांस्टेंट यहाँ रखें तो हम कहेंगे B बराबर एच, यानी यहाँ इसने B रख लिया, B का समाकलन बराबर म्यू इंटू ए। म्यू यहाँ ले आया और आप यहाँ से निकाल कर लेकर आओगे, यहाँ HDL अपॉन आई आ जाएगा। ठीक है, B बराबर कर लेना है, H बराबर कर लेना है। इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट यानी गलत है। प्रश्न को ध्यान से सुनना है, करेक्ट नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, बिल्कुल ठीक बात है, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। चीज़ें दी गई हैं कि P बराबर क्या है, R बराबर क्या है और I बराबर क्या दिया गया। अब ध्यान से सुनना, R बराबर रो एल स्क्वायर इंटू ए दिया गया है, तो ऐसा नहीं होता। R बराबर क्या होता है, आप सब जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। क्या होता है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। यही गलत किया गया है कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ये गलत है। ठीक है, आपको गलत ही ढूंढना था कि इनकरेक्ट है कौन सा, वो इनकरेक्ट आपने निकाल लिया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये इसके ही एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां। बंद परिपथ में वोल्टेज एवं धारा का अनुपात कैसा होता है। जब बंद परिपथ की बात होती है, जब एक क्लोज सर्किट की बात होती है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ करंट और वोल्टेज कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी स्थिर बने रहते हैं। कैसे बने होते हैं, स्थिर। बंद परिपथ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ। ठीक है, आवेश की इकाई क्या है, छठा प्रश्न है। आवेश की इकाई हम सब जानते हैं, चार्ज की इकाई होती है क्या, कूलॉम। यानी कि कूलॉम बराबर होता है, अगर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक फ्लो करी जाए तो हम कहेंगे कितना चार्ज है, 1 कूलॉम का चार्ज है। कितना, 1 कूलॉम का चार्ज है। नीचे कुछ परिभाषाएं यहाँ यूनिट्स बताई गई हैं। जैसे धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। बैटरी की इफिशियंसी एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा में निकाली जाती है। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। तो प्रश्न क्या था कि आवेश की यूनिट्स बतानी है आपको, आवेश की इकाई बतानी है, तो आप क्या बताओगे, आवेश की इकाई होती है कूलॉम। अगला प्रश्न है 7वां। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी। यूनिट युक्ति बतानी है, एक डिवाइस बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल ओबे ओम्स लॉ। यानी इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ओम के नियम का पालन करती है। तो आप बताओगे रेक्टिफायर है ना। आप बताओगे उद्दीप्त लैंप है, यानी इनकेंडेंस लैंप है, आर्क लैंप है, या जीनर डायोड है। तो आप बताओगे कौन सा है। देखो, रेक्टिफायर भी नहीं करता, आर्क लैंप भी नहीं करता, जीनर डायोड भी नहीं करता, या कोई भी डायोड है वो भी नहीं करता, ट्रांजिस्टर भी नहीं करता ओम के नियम का पालन। तो आप बताओगे कौन सा लैंप करता है, उद्दीप्त लैंप करता है, इनकेंडेसेंट लैंप करता है। ठीक है, जिसमें करंट समानुपाती होती है किसके, वोल्टेज के। यानी कि आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। आई बराबर क्या होगा, V अपॉन आर। और बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो यहाँ से, क्या उसका लॉ कैसे आधारित है, किस प्रकार। आगे जैसे प्रश्न आते रहेंगे मैं आपको कराता रहूँगा। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है केवल किसके कारण। यानी कि आपसे पूछा गया मेटेलिक कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। न्यूट्रल चार्ज के द्वारा, नहीं चार्ज के द्वारा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, हाँ जी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, ना ही पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स के, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा। पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सब किस में पाए जाते हैं, आप बताओगे द्रव के अंदर। इनके द्रव के अंदर इन सब के द्वारा करंट का फ्लो होता है। लेकिन मेटल में जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।
आगे दिया गया है 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम में फ्लो करंट का मान एम्पीयर में निर्धारित करना है जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है। यानी वोल्टेज दिया गया है कितना 36 वोल्ट और 9 ओम का आपको रेसिस्टेंस लगाया गया, कोई भी कर लेगा इस प्रश्न को। और 9 में वी 36 वोल्ट है तो आई बराबर वी अपॉन आर 36/9 कितना आएगा 4 एम्पीयर की करंट आ जाएगी। सब जानते हैं आसान प्रश्न है तो आप करते रहना, इन्हें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इनमें। इनमें से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है? ओम का नियम डायोड पर लागू होता है, बिल्कुल नहीं होता। हमें क्या बताना है, सही बताना है। ओम का नियम डायोड पर लागू होता है, नहीं होता। ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता, ये बात भी सही है, डायोड पर लागू नहीं होता। ओम का नियम वोल्टेज कंट्रोल पर लागू होता है, जो रजिस्टर होते हैं वोल्टेज कंट्रोल उन पर लागू होता है। ओम का नियम ट्रांजिस्टर पर लागू होता है, नहीं होता। हाँ, ओम का नियम वोल्टेज रेगुलेटर पर लागू होता है। प्रश्न तो ये भी सही दे रखा है यहाँ, वोल्टेज रेगुलेटर पर लागू होता है। वोल्टेज रेगुलेटर पर लागू होता है। ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता, लेकिन हम इसे बी को ही करेंगे क्योंकि बी इसमें दिया गया है। सही यही होगा कि ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है, यही हमारी बात सही होगी। इस प्रश्न में जो ये तीसरा सी ऑप्शन है ये भी अपने आप में सही है, लेकिन आपको क्या लगाना है, ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है ये भी। 10 ओम का रेसिस्टर, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में ज्ञात करना है जब प्रतिरोध में फ्लो होने वाली धारा इतने एम्पीयर है। 3.5 एम्पीयर की गुणा कर दो किसमें 10 ओम में। भाई 10 ओम 3.5 वी बराबर कितना होता है आई इंटू आर। 10 की गुणा करोगे आप 3.5 में तो आपको पता लग जाएगा कितने वोल्ट आ जाएगा। आप बताओगे वोल्ट आ जाएगा 355 इसमें आंसर होगा 355। परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलम्ब के आवेश को कितना समय लगेगा यदि बिंदु के मध्य में बहती धारा विद्युत धारा 8 एम्पीयर की होगी। तो आप सब जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आपसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम, सेकंड में टाइम बताना है। 40 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास थ्रो पॉइंट ए सर्किट इफ एक करंट ऑफ 8 एम्पीयर। 8 एम्पीयर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। चार्ज कितना दिया गया है 40 कूलम्ब का, तो 40 आप यहाँ रखिए और बराबर 40 आप यहाँ रखिए। आई का मान, हाँ आई का मान है 8 एम्पीयर। आपसे टाइम पूछा गया है तो जब 8 को इधर लेकर आओगे तो 40 बटे कितना होगा आप बताओगे 8 पंजे कितना होगा 40, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। टी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एम्पीयर सर्किट लॉ के बारे में आपको बताना है। मैंने अभी पीछे आपको कराया था एम्पीयर लॉ के बारे में। देखो ध्यान से कि बी जो है या एच है वो समानुपाती किसके है, आई के। वो समानुपाती किसके है, करंट के। देखो बी समानुपाती है आई के हैं, आई स्क्वायर दे रखा है, एच स्क्वायर दे रखा है, एच दे रखा। तो ये सारे कैसे हैं, तीनों गलत, और ये वाला कैसे दिया गया है, सही दे रखा। यानी आपसे बताना है एम्पीयर लॉ के बारे में। एम्पीयर लॉ का ही संशोधन करा गया, फिर बायो-सावर्ट का लॉ बनाया गया। तो अभी केवल आपसे पूछा गया कि एम्पीयर के नियम कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा होगा। समाकलन अगर हम करते हैं बी का तो ये समानुपाती होगा किसके, आई के, यानी बराबर किसका होगा, सॉरी आई के। ठीक है, निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति का सही व्यंजक आपको बताना है। विद्युत शक्ति का P बराबर आई स्क्वायर आर होता है या P बराबर वी इंटू आर नहीं होता। कहीं नहीं देखा होगा आपने वी इंटू आर। वी अपॉन आर भी नहीं होता, वी स्क्वायर अपॉन आर भी नहीं, वी स्क्वायर इंटू आर नहीं होता, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, लेकिन वी स्क्वायर अपॉन आर ये दिया गया है। ठीक है, शक्ति यानी पावर के बारे में हम पढ़ते हैं। शक्ति बराबर हमने पढ़ा है कि P बराबर कितना होता है, P बराबर आप सब जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, और हम सब जानते हैं आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है, P बराबर वी इंटू आई भी होता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहीं से पावर के बारे में, अगर हमें प्रश्न निकालना है कि पावर बराबर हो गया, हम वी बराबर कर आई इंटू आर रखेंगे तो सारे प्रश्न इसी में से निकल जाएंगे। जैसे P बराबर हम आई इंटू आर रखते हैं तो वी बराबर आई इंटू आर रखते हैं तो आई स्क्वायर अपॉन आई एल स्क्वायर अपॉन नीचे आर से आर कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। मतलब इसी प्रकार सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का विवरण है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। वोल्टेज हमेशा विद्युत धारा के बराबर होता है, वोल्टेज हमेशा विद्युत धारा के बराबर होता है,
वोल्टेज विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत वोल्टेज के सीधे अनुपात में होता है। कैसा होता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये तो कहता है ओम्स का नियम, जब तापमान और दाब को कैसा रख दिया जाए? कांस्टेंट रख दिया जाए। तो आई समानुपाती होगा किसके? वी के। आई समानुपाती होगा किसके? वी के। निम्न में से किसके लिए लागू होता है? अच्छा सॉरी, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, यानी ओम का नियम निम्न में से किसके लिए लागू होता है? तो आप बताओ, चर और अचर तापमान, यानी कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर। तो हम वेरिएबल टेम्परेचर के लिए नहीं लगाएंगे, हम बताएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। नीचे बी ऑप्शन दिया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी अचर तापमान। बिल्कुल सही है, अचर तापमान के लिए जहाँ तापमान न बदले वहाँ हमें ओम का नियम लगाना है। ठीक है। निम्न में से कौन गतिहीन है, यानी ऐसा बताना है जो ई मोबाइल होता है। ई मोबाइल चार्ज कैरियर के बारे में हम पढ़ते हैं, जब डिप्लेशन लेयर पढ़ते हैं तो ई मोबाइल चार्ज कैरियर इकट्ठे हो जाते हैं जो डिप्लेशन लेयर को बना के रखते हैं और करंट का फ्लो नहीं होने देते। तो ई मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होते हैं? ई मोबाइल आयन होते हैं। तो ई मोबाइल का मतलब है जिस पर जो गति न करें वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। देखो, होल, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन देखना है, इलेक्ट्रॉन, होल और आयंस। तो आयंस कैसे होते हैं? गतिहीन होते हैं। कैसे होते हैं? गतिहीन। प्रश्न है 16 प्रतिरोध धारा 6 विद्युत शक्ति का निर्धारण करना है। वाट में आपको बताना है, डिटरमाइन द पावर इन वाट। ठीक है। डिसिपेटेड बाय ए 16 ohms resistor when the potential difference between the ends of the resistor 32 वोल्ट। निकाल लो आप। यानी दिया गया है आपको दिया गया है 16 ओम। आर बराबर कितना दे रखा है? 16 ओम दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है? 16 ओम दिया गया है। और वी बराबर कितना दिया गया है? 32 वोल्ट दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है? 16 ओम दिया गया है। वी बराबर कितना दिया गया है? 32 वोल्ट निकाले। अब आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो, आप सबको पता है, अभी मैंने आपको पीछे कराया था कि पी हमें निकालनी है, वी स्क्वायर अपॉन आर से आप निकाल सकते हो। तो वी का मान कितना दे रखा है? 32 दे रखा है, गुणा 32 कर लो, और 16 दे रखा है। 16 दूनी 32 हो गए, और 32 दूनी कितने हो गए? 64 हो गए। आपको पता है कि v बराबर 16 है। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर मैं यहाँ से i निकाल लूँ, i होता है v अपॉन आर। v का मतलब कितना है? 32 है। नीचे कितना दे रखा है? 16। तो करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर। तो पावर कितनी होगी? आई स्क्वायर इंटू आर होगी। आई का मान कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू आर का मान कितना है? 16। 2 का मतलब होता है, 2 के वर्ग का मतलब होता है 4, इसका मतलब होता है 16। 16 चौका कितना होता है? 64 वाट। यहाँ भी 64 वाट और यहाँ भी 64 वाट। अच्छा सॉरी, आपको नहीं दिखा तो ध्यान से सुनना। मैंने दोबारा कैसे कराया? आई बराबर वी अपॉन आर। ठीक है। मैंने करंट निकाल ली 2 एम्पियर की। जब 2 एम्पियर की करंट निकल गई तो पी बराबर आई स्क्वायर इंटू, मैंने आर से फॉर्मूला लगाया, आई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 16 की मैंने उसमें मल्टीप्लाई करी। तो 16 चौका कितने होते हैं? 64 वाट आई। तो 18वां प्रश्न भी आपके समझ में आएगा। आसान है प्रश्न, अभी जैसे जैसे टफ प्रश्न आएंगे वैसे वैसे हम इन्हें आसानी से सॉल्व करते चलेंगे। जो प्रश्न आपके काम के हैं, मैंने उन मुख्य रूप से वही मुझे प्रश्न कराने हैं, बाकी को जो छोड़ दें उन्हें छोड़ देंगे हम, जो आपके काम के नहीं है। ठीक है। ये प्रश्न का सॉल्यूशन दिया है पीछे। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 5 ओम के रेसिस्टर द्वारा कितनी ऊर्जा को क्षय करेगा एक 5 ओम का रेसिस्टर जिसमें विद्युत धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर हो। तो आप लगा लो आई स्क्वायर इंटू आर से, आई स्क्वायर इंटू आर से हम लगाएंगे तो 4 पंजे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से प्रतिरोध की विमा बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की आपको विमा बतानी है कि रेसिस्टेंस की विमा क्या होती है। ठीक है। तो रेसिस्टेंस की अगर हम विमा निकालते हैं तो इसकी विमा आती है ml स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर इंटू टी, यानी क्यू स्क्वायर इंटू टी। यानी अगर आप निकालोगे तो इसका ए ऑप्शन दिया गया है। आपको ये तो याद ही करनी है। निकालना भी चाहो आप आसानी से निकल भी सकते हैं, लेकिन आप याद कर लोगे उतना ही आसान हो जाएगा। कुछ बीमाएँ याद करनी है, वो बीमाएँ आप याद कर लेना। आप निकालना चाहो मैं निकाल के बता दूंगा, लेकिन आप याद कर लेना। जैसे रेसिस्टेंस की बीमा पूछी जाती है आपसे, ऊर्जा की बीमा पूछी जाती है कि ऊर्जा की बीमा कितनी होती है? ml की पावर 2 टी की पावर -2 होती है ऊर्जा की। वही किसकी होती है आप बताओगे? बल्कि वही किसकी होती है आप बताओगे? कार्य की। वही किसकी होती है? कार्य की। यानी कार्य की और ऊर्जा की विमाएँ क्या होती हैं? ml स्क्वायर टी की पावर -2 होती है। आगे मैं विमाएँ आपको पढ़ाता रहूँगा। विमाएँ आएंगी वो मैन आप याद कर लेना। ओम की अगला प्रश्न है 21 में कहा गया है ओम इज द एसआई यूनिट। ओम की एसआई यूनिट्स आपको बतानी है। तो आप सब जानते हैं प्रतिरोध है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से करा रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रश्न जल्दी हल हो जाएंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं 21 के बाद 22 पर। 22 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ का हमें सही एक्सप्रेशन बताना है कि सही नियम क्या है गॉस लॉ का। तो आप सब जानते हैं गॉस लॉ के अनुसार जो फ्लक्स मुझे यहाँ दे रखा है, एक बंद परिपथ में जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, यानी एक विद्युत फ्लक्स जो होता है एक बंद सर्किट में विद्युत आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 के ε0 गुना होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर मैं इसे प्रश्न को यहाँ से हल करता हूँ, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, ए इसका सही है। ई बराबर होता है चार्ज इंटू ε0। आप ये याद कर लेना और मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे भी आने वाला है उस लॉ के बारे में, मैं आपको पूरे डिटेल से समझा दूंगा क्या होता है। तो गॉस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी पृष्ठ तनाव आपसे पूछा जाता है कि गॉस प्रमेय लागू कहाँ होगी, एक बंद परिपथ में। किसमें होती है, एक बंद परिपथ में लागू होती है। और जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत आवेश का कितना गुना होता है, आप बताओ कि 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जैसे ऊर्जा की विमा दे रखी है ml² T⁻⁻2 होती है, यहाँ टी नीचे लिखा है, तो आप बताओगे ml² T⁻2 होती है। इस प्रकार हल करी हुई है, आप हल करके भी देख सकते हो। P बराबर क्या होता है, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है, हाँ, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अगर हम द्रव्यमान m की विमा की बात करेंगे, m होती है और त्वरण होता है, आप बताओगे L⁻⁻2 होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर, तो अब यहाँ से लिखेंगे mL⁻²। ठीक है, बल की जो निकल के आएगी mL⁻2 आएगी, और अगर हम L की और इसमें गुणा कर देंगे तो mL⁻2 T⁻2 बन जाएगी। ठीक है, बनी हुई है। आप मैंने कहा आप कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें याद कर लेना, बाकी आप बनना चाहो तो यहीं से निकाल लेना कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। जो कार्य की विमा होगी वही ऊर्जा की विमा होगी। ठीक है, mL⁻2 होती है बल की। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, अदिश और सदिश राशि से भी प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न भी आपको ध्यान से करने हैं। 8 ओम के रजिस्टर के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर ऑफ 8 ओम व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर इज 3 एम्पियर। तो आपको क्या बताना है, छोटा सा प्रश्न है, वोल्टेज बताना है। तो वोल्टेज बराबर होता है I/R। आप लगा सकते हो, 8 में गुणा कर दो सीधा सीधा 3 की, 8 दिया कितने हो गए, आप बताओगे 24 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन बायो सेवर्ट के नियम का सही समीकरण आपको बताना है। तो सही समीकरण क्या होती है बायो सेवर्ट के नियम की, आप बताओगे सही समीकरण क्या दी गई है। तो कई प्रकार से हम बायो सेवर्ट के नियम के बारे में जान सकते हैं। अगर हम बात करें तो कितना कैसे कैसे प्रश्न आते हैं बायो सेवर्ट के बारे में, ये ज़रा ध्यान से सुन लें। मैंने आपको पीछे ही बताया कि बायो सेवर्ट का जो नियम है वो एम्पीयर लॉ का ही एक संशोधित नियम है। तो बायो सेवर्ट के नियम के बारे में जैसे यहाँ दिया गया है, तो यहाँ बताया गया है कि dB जो होता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समानुपाती होता है I/dl/sin θ नीचे होता है, आप बताओगे R², इसके समानुपाती होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस किस के समानुपाती होता है, यानी dB आप बताओगे समानुपाती होता है किसके, I के। dB समानुपाती होता है किसके, dB समानुपाती होता है किसके, dl के जो लंबाई है। और dB समानुपाती होता है आप बताओगे किसके, sin θ के। और dB व्युत्क्रमानुपाती होता है, dB व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, 1/r² के। ठीक है, तो बायो सेवर्ट के नियम के बारे में ध्यान से लेना। ये संशोधित रूप है किसका, एम्पीयर का। dB समानुपाती होता है I/dl/sin θ/r²। ठीक, 26 प्रश्न देखते हैं। एक 40 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एम्पीयर में क्या होगा जब प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट होगा। तो आई का मान निकालना है, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, देखो वोल्टेज कितना दिया है 20, रेजिस्टेंस कितना दिया है 40, 20 का आधा 20 में 40 का डिवाइड कर दो, तो आप बताओगे 20 में 40 का डिवाइड करा जाएगा तो कितना जाएगा 5 एम्पीयर। बहुत छोटा सा प्रश्न है। तो 26 प्रश्न आज हमने करें। इसके आगे
अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।